हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि जो भी कोई एक अच्छी फ़िल्म होती है, क्वालिटी की फ़िल्म होती है, बहुत तगड़ी फ़िल्म होती है, उसको मैं नहीं ढूँढता हूँ, वो फ़िल्म जो होती है वो मुझे ढूँढती है। और ये मेरे साथ बहुत सालों से होता है। मैं आप लोगों को एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ से। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, मैं आपको ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो कभी-कभार क्या होता था कि मैं अपने अपने फ्लैट पे या अपने रूम पे बैठा रहता था, मूवीज़ देखता रहता था, हमारा अपना एक माहौल हुआ करता था और सडनली मेरा एक दोस्त आ जाता था एक दिन मेरे साथ रहने के लिए। और रहते-रहते हम लोग साथ में 1-2 फ़िल्में देख देख लेते थे। और जाने से पहले मेरा दोस्त मुझे बोलता था कि यार देखो, मेरे ना हार्ड डिस्क में बहुत सारी फ़िल्में पड़ी है, क्या तुम लेना पसंद करोगे? तो मैंने कहा ठीक है भाई, दे दे। तो उसने मुझे हार्ड डिस्क में, मेरी वाली हार्ड डिस्क में वो मूवीज़ ट्रांसफ़र कर दी थी। अब मैं शाम को आराम से अपना जो रूम है वो साफ़ वाफ़ करके बैठा हूँ और मैंने सामने से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। मतलब एकदम मस्त लाइफ थी। रूम अपना क्लीन वीन किया, आराम से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया सामने से। अब पिज़्ज़ा मेरे सामने रखा हुआ है और मैं उसकी हार्ड डिस्क में जो उसने मुझे ट्रांसफ़र की थी उसको मैं फ़िल्म की कलेक्शन को चेक कर रहा हूँ। और उसमें से एक रैंडम सी कोई भी फ़िल्म मैं उठा के मैं देख रहा हूँ रात के 2 बजे, 1 बजे मैं रूम साफ़ कर रहा हूँ और रात के 2 बजे मैं वो फ़िल्म को देख रहा हूँ। और जैसे-जैसे मैं उस फ़िल्म को देख रहा हूँ, मुझे एक ऐसी फ़िल्म डिस्कवर हो गई है, जो मेरे एकदम दिल को टच कर जाती है। और उस रात को मैं ये सोचता हूँ कि यार ये फ़िल्म को मैंने तो कभी चुना नहीं, मैंने तो इसको कहीं ढूँढा नहीं, ये खुद मेरे दरवाज़े तक, मेरे घर तक कैसे पहुँची है। और और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अच्छी फ़िल्में होती हैं वो मुझे ढूँढती है, मैं उनको नहीं ढूँढता हूँ। दोस्तों, संडे के दिन मैं और मेरी वाइफ़ हम लोग हाईवे के ऊपर ना थोड़े से ड्राइव और वहाँ पर कुछ खाने-पीने के लिए गए थे। तो वापस 8-9 बजे हम लोग वापस सिटी की तरफ पहुँच रहे थे। जब मुझे सडनली थोड़ा-सा फ्रेश होने की नीड हुई, तो मैंने बोला कि चलो हम किसी मॉल में चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा फ्रेश भी हो जाएँगे और थोड़ा चाय-वाय भी पी लेंगे या कॉफ़ी पी लेंगे। तो मैं वहाँ गया, फ्रेश हुआ, मैंने कॉफ़ी-वॉफ़ी पी और ऊपर मैंने देखा कि वहाँ पर सिनेमा हॉल था। तो मैं गया अपनी वाइफ़ के साथ, मैंने बोला चलो एक बार देख लेते हैं कैसी क्या है। सॉरी, मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला कि ऊपर जाके देख के आते हैं, कौन-सी मूवीज़ लगी, क्या लगी है। और मैं गया और वहाँ पर ना मैं सिनेमा हॉल की टिकट लेने के लिए गया, तो सिनेमा हॉल की टिकट बहुत महंगी, कुछ 2 टिकटें कुछ 1200-1300 रुपए की मिल रही है टिकटें। तो मैंने बोला, अपनी वाइफ को बोला, यार छोड़ो ना यार, क्यों इतना पैसा खर्चा करना है, जाने दो, लेट्स गो, हमने ऑलरेडी बहुत एक स्पेंड भी किया, एंजॉय भी किया, तो क्यों देखना है, रहने दो। उसने बोला नहीं नहीं, देख लेते हैं देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, जाओ टिकट ले लो। तो उसने टिकट लिया, हम लोग वहाँ आराम से बैठे और अब फिल्म शुरू होती है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। और दोस्तों, पहले आधे घंटे में मुझे लगता है कि भाई क्या बेकार फालतू फ़िल्म है, किसके लिए मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, क्यों आया मैं बैठा। मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत ओवर एक्टिंग और बहुत ही बकवास चल रही है फ़िल्म में। मतलब बेसिकली पिक्चर को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सब चीज़ों सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। मुझे काफ़ी बोर हो रहा था, मुझे काफ़ी पसंद नहीं आया। बट जैसे ही दोस्तों आधा घंटा या पौना घंटा जो पहला, क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर है, 2 ढाई घंटे के ऊपर की पिक्चर है, जो पहला 40 मिनट जैसे ही क्रॉस होता है दोस्तों, ये फिल्म ने ऐसा ग्रिप पकड़ लिया मेरे ऊपर, मैं अपनी बात करता हूँ, कि दोस्तों पिक्चर के एंड तक मैं अपनी पलके भी नहीं हिला पाया, मैं इतना इस फिल्म के अंदर चला गया। और फिल्म में एक के बाद जो लेयर्स होती है इमोशन की, और जो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो कहानियाँ हैं पूरी फिल्म में, उनने पूरी तरीके से मुझे उस पूरे के पूरे माहौल में डाल दिया। और दोस्तों, मैं अंदर ही अंदर में सोच रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से फ़िल्मों को देखता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ। तो मुझे मुझे इतनी जल्दी आप मुझे ग्रिप नहीं कर सकते किसी चीज़ में। मुझे पता रहता है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे इसकी नॉलेज रहती है। मगर ये जो फ़िल्म थी दोस्तों, इसने मुझे पूरी तरह से अपने अंदर ऐसे सँभाल लिया, ऐसे मेरे इमोशंस को पकड़ लिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये फ़िल्म कब स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई। इसके अंदर मल्टीपल इमोशंस, बीच में कई फिल्म के एक एंड के पास में मुझे दो दो चार आंसू भी आ गए, क्योंकि जो फिल्म का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट था, वो मेरे अंदर भी आ गया। होता है ना, जैसे दोस्तों आप कभी समझना कि आप कभी किसी म्यूजिशियन के पास बैठे और वो एक धुन चला रहा है, ठीक है, बजा रहा है। अगर उसकी धुन में दर्द होगा, तो आप भी उस मोमेंट तक, जब तक आप वो सुन रहे हैं, वो धुन सुन रहे हैं या जो भी गिटार विटार सुन रहे हैं, आपको भी उस इमोशन को आप वो आपको भी टच करेगा।
उस इमोशनल लेवल पे, और आप भी वो कुछ टाइम तक उस इमोशनल मोमेंट में आ जाएंगे। तो वैसे ही जो फ़िल्म थी, ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मुझे कहने में ये कोई वो नहीं होगा, मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स जो मैंने देखी है अपनी लाइफ में, जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो जो मेरी ज़िंदगी का जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस था वाइल वॉचिंग अ फिल्म, वो मुझे इस फिल्म से भी मिला। मतलब मेरी लाइफ की जो 10 बेस्ट या 10-15 बेस्ट फिल्म जो मैंने देखी होगी अपनी ज़िंदगी में, जिनने मुझे बहुत ज़्यादा मूव कर लिया था, उसमें से दोस्तों मैं इस फिल्म को डालना चाहता हूँ। और दोस्तों मतलब करण जौहर ने एक ऐसा ऐसा स्किल जिसे कहते हैं, ऐसा पावर जनरेट कर लिया अपने अंदर, कि अगर आप देखेंगे फिल्म की मूल्य कहानी सब ठीक ठाक है, वही रेगुलर सास बहू का ड्रामा है, मगर उसको इतने ज़्यादा इमोशनल लेवल पे कैसे लिखना होता है, कैसे उसको बनाना होता है, उसकी जो स्किल होती है, उसकी जो एक कारीगरी होती है, उसकी जो एक आर्ट होता है, वो बहुत सालों की तपस्या के बाद, या मुझे नहीं पता क्या वो कैसे डेवलप होता है, मगर उस इंसान ने वो डेवलप किया, प्रूव किया। और दोस्तों मेरे को तो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो करण जौहर के लिए बढ़ गई। मैंने पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था कि इसमें बहुत सारे टेरिफिक माइंड्स इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे शशांक खैतान हो, करण जौहर हो, या बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी मैंने बताया था आपको पहले। बट दोस्तों इन लोगों ने 2 कदम आगे, 3 कदम आगे, एकदम हॉलीवुड के लेवल का जो एक सोफिस्टिकेटेड स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक दिमाग होता है, समझ रहे हैं आप। दुनिया की जो असली जो ब्रेन्स है, बुरा नहीं मानना अगर आप हिंदुस्तान में बैठे हैं या आप पाकिस्तान में या कहीं बांग्लादेश में बैठ के मुझे देख रहे हैं, याद रखना दोस्तों, दुनिया का जो सबसे जो पावरफुल माइंड होता है वो यूएस से ही इनिशिएट हुआ है। चाहे आप वो कंपनीज देखो, फाइनेंस देखो, फिल्में देखो, वॉर्स देखो, पॉलिटिक्स देखो, जियो पॉलिटिक्स देखो, वो सारा यूएस से ही मतलब वहीं से उसका एक सबसे बेस्ट रूप जो होता है वो निकल के आता है, इसीलिए वो हम पे राज करते हैं आज भी। और दोस्तों मुझे लगा कि ये जो फ़िल्म है ये एक इंटरनेशनल लेवल की फ़िल्म है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो स्टोरी लाइन है, सॉरी जो इसका जो स्क्रीन प्ले है, जो पटकथा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उनने इस पूरी फ़िल्म को वीव किया है ना, एक के ऊपर ऊपर जो पूरा बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और डेफ़िनेटली एक तारीफ़ तो बनती है इन लोगों की, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। पूरी फ़िल्म में दोस्तों मुझे कहीं न कहीं रणबीर कपूर की एक याद आ रही थी, कि मुझे लग रहा था कि यार रणवीर सिंह ठीक है, अच्छे हैं, बहुत ही तगड़े आर्टिस्ट है, मगर मुझे वो इतने पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे अभी भी लगता है कि दोस्तों एक उनके अंदर वो सारी मतलब डांसिंग वांसिंग सब कुछ है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर अभी भी उनकी जो जो पर्सनैलिटी है उसमें वो आकर्षण नहीं है, वो दम नहीं है कि आप ना किसी पे हावी हो सको, मतलब आप किसी को डोमिनेट कर सको। आप सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पे जब आप सामने आते हो तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पिक्चर कैसी भी हो, ठीक है, मगर आप सामने जो आपको देख रहा है आप उसके ऊपर डोमिनेट कर सको। तो वो मुझे नहीं लगा। जो तू झूठी में मक्कार में हर सीन में आप देखेंगे कि उनका एक पावर था। और एनीवेज जो भी है, मुझे रणवीर सिंह इतने अच्छे नहीं लगे। आलिया भट्ट का जो प्रेजेंटेशन था, उनका जो मेकअप था, वो बहुत ही अच्छा था। अगर आप फिल्म को देखेंगे तो आपको फाइनली लगेगा कि भाई आप किसी औरत को देख रहे हो, किसी बच्ची को नहीं देख रहे हो। एक तो उनकी जो कद काठी है वो छोटी है, उनका जो शरीर है वो छोटा है, तो जो बॉलीवुड की जो एवरेज एक्सपेक्टेशन होती है हीरोइन से, वो कभी मैचअप नहीं करती है। वो एक्सपेक्टेशन आप दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ या कृति सैनन में देखोगे, आलिया भट्ट में नहीं देखोगे। मगर करण जौहर ने यहाँ इतना ज़बरदस्त दिमाग लगाया है, जिस तरीके से उनको हाइट दी है, बॉडी दी है, मेकअप करवाया है, उनको एक पूरा पैकेज में प्रेजेंट करने की कोशिश की। वो ऐसा लग नहीं रहा है कि यार बच्ची टाइप की है कोई, जैसे ब्रह्मास्त्र में आप देखोगे कुछ मतलब ही नहीं है उनका पूरी फिल्म में। रणबीर कपूर की फिल्म में उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब लाइक ही नहीं है। मगर इस फिल्म में मुझे ऐसा नहीं लगा। बट मुझे कहीं से भी रणबीर सिंह इस फिल्म में पसंद नहीं आए। मुझे लगा कि थोड़ा उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लैक करती है, वो नहीं है। बाकी के जितने जो बंगाली एक्टर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, मैं तो उनको पहली बार देख रहा था। और ओवरऑल दोस्तों मुझे मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस मिला। मैं उसके लिए करण जौहर को थैंक यू बोलूँगा। एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगा कि कहीं ना कहीं करण जौहर जो है वो एक गे है।
और उसकी वजह से उनके अंदर एक किस्म की एक हीन भावना या कॉम्प्लेक्स है या अंदर ही अंदर कोई दर्द है जिसको वो बार बार इन सारी ए दिले मुश्किल में भी निकालते हैं। क्योंकि आप देखना उसमें जो रणबीर कपूर था, उसको वो लव नहीं मिलता जिसको वो ढूंढ रहा है, ठीक है। फिर शाहरुख आके उसको बोलता है कि देख, ए वन साइडेड लव में बहुत प्यार होता है, मतलब तू छोड़ दे कि तुझे कोई चीज़ मिले ना मिले, तू अपने ही वन साइडेड लव में इतना उसमें अपनी इतनी पावर जनरेट कर कि तू उसी से सेटिस्फैक्शन तुझे मिल सकती है। तो वो जो सीन था इस वाली में भी आप देखो, घुमा फिरा के जो पूरा का पूरा जो सेटअप बनाया है वो हर किसी को उसमें फिल्म में आप देखना कि जितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं उनको कमज़ोर कर दिया गया है, उनके अंदर की जो वीकनेसेस है उनको बाहर कर दिया गया है, उनको और वो बता रहे हैं जैसे वो जो बंगाली आलिया भट्ट का जो फादर प्ले कर रहा है वो डांसर होता है, उसको उसका बाप ही एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उसका मजाक उड़ा रहे हैं लोग। फिर आप वही देखना वो जो रणबीर सिंह की जो बहन बनी है मोटी सी, उसका जो मोटापा है, फिर उसकी जो माँ है वो गा नहीं पा रही है, उसको दबाया जा रहा है मगर वो गाना चाहती है। तो जिस तरीके से सब लोगों की जो अंदर की जो भावना है जो दबी हुई है, उनको दबी हुई भावना को ये ऐसे निकालते हैं पूरी फिल्म में कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें पुश करना चाहिए अपने आप को। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अपब्रिंगिंग है, क्योंकि वो एक गे जो भी है, जो भी रहे है वो जो भी रहे, तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हुआ होगा, अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में प्रेशर में रहे होंगे वो, कहीं ना कहीं वो अचीव नहीं, मतलब उनको कहीं ना कहीं फील होता होगा। तो वही दर्द वो धीरे धीरे अलग अलग कैरेक्टर से वो निकालते हैं बाहर, और उसमें उनकी बहुत अच्छी मास्टरी है, मतलब वो इतना आसान नहीं है। दूसरा दोस्तों, एंड में एक सीन आया था जब ये जो धर्मेंद्र है वो मर जाते हैं और शबाना आज़मी बोलती है कि ही वॉज माई सोलमेट। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो सीन था उसमें आप सोचो कि आप किसी से प्यार करते हो मगर आप उसके साथ ज़िंदगी बिता नहीं पाए, मगर आपका जो प्यार था वो इंटैक्ट था, एक दिन वो मर भी जाता है वो इंसान। तो इसमें वो एक चीज़ तरीके से फिर से वही वो जो एलिमेंट था किसका, ए दिल मुश्किल का, कि जो वन साइडेड लव की जो पावर होती है कि जैसे आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है मगर आप फिर भी लगे हुए हो, आप फिर भी अपने दिल में उस प्यार को जगाए हुए हो, वो आपका सोलमेट है। कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मगर वो जो एंड में जो शबाना आज़मी बोलती है कि दिस इज़ ही वॉज माई सोलमेट, वो चीज़ मुझे बहुत टच कर गई। और जो भी है, करण जौहर का जो एक अपना ही एक जो एक इमोशन, उनके जो अपने जो इमोशंस है, उनकी जो दुनिया है, उसमें जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर के थ्रू इमोशन निकाल के देते हैं वो काबिल तारीफ़ होता है। तो दोस्तों, दिल खुश हुआ ये फिल्म देख के, इंस्पायर हुआ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी दोस्त थे मेरे यूट्यूब पे जिनने मुझे बार बार बोला कि इस फिल्म का रिव्यू डालो, इस फिल्म का रिव्यू डालो, और मैं डाल ही नहीं रहा था, मैं बोर हो रहा था, कौन जाएगा, कौन देखेगा पिक्चर। तो आप देखना कि इस अच्छी फिल्म ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे फोर्स किया कि भाई तू सिनेमा हॉल आ और तू ये फिल्म देखेगा। और मैंने देखा, और जो भी आज मैं अपना ये रिव्यू बना रहा हूँ, मैं उन सारे के सारे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनने मुझे पूछा था कि इसका वीडियो बनाना। तो थैंक यू सो मच।